अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और बजट 2023 आ चुका है। तो अब से हम जो टॉपिक्स आपको प्रेजेंट करेंगे, आज हम बात करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में आप अपनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आप इनहेरिट करते हैं वो आप वेल्थ स्टेटमेंट में किस वैल्यू पे नोट करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ और सवालों के जवाब भी देंगे। और जो बजट 2023 आया है उसमें भी अगर इस आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल है, क्योंकि इस वक्त बजट जो है वो बिल की सूरत में है, अभी कानून नहीं बना, तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन फिर भी जो प्रपोज़ल है हम उनको देखेंगे कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के हवाले से या रिलेटिव के डेफिनेशन के हवाले से कोई चेंजेस अगर आई हैं तो हम बजट 2023 को भी डिस्कस करें। तो जैसे आपको पार्ट 1 में याद होगा, जहां हमने सिंपल केस डिस्कस किया था, जहां आप प्रॉपर्टी यानी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ठीक है जी, उसके हवाले से हमने कुछ बात की थी। आज हम मज़ीद बात करेंगे उसके हवाले से भी, और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है उसकी भी बात करें। तो सबसे पहले आप fbr.gov.pk के वेबसाइट पे जाएंगे, और अगर आज आप उसे विज़िट करते हैं तो जो फाइनेंस बिल है 2023 वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। एक दफ़ा आप FBR की वेबसाइट पे चले जाएंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी अपनी टैक्स रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट पे कैसे जाएंगे। तो फिर आप आईरस पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। आईरस ओपन होगा तो अपना आईडी कार्ड विदाउट डैशेस एंटर करेंगे, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट सिर्फ इंडिविजुअल्स फाइल करते हैं, वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। और फिर उसके बाद जो पासवर्ड यूनिक आपको दिया होता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे सेकंड टाइम में, ठीक है जी, यहाँ पे। और फिर आप लॉगिन का बटन दबाएंगे तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर वो डिफरेंट लगेगा तो हो सकता है आप एडवांस व्यू देख रहे हैं। इस वक्त ये जो है क्लासिकल व्यू है, जिसका मतलब है कि शुरू से आईरिस 2014 से इस तरह था, लेकिन पिछले साल जो है एडवांस व्यू जो है आया है, जिसमें ज़्यादा ग्राफिकल इंटरफेस है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो ऊपर दिए हुए जो रजिस्ट्रेशन के बाद डिक्लेरेशन का मेन्यू है उस पर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन के मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो सेकंड कॉलम है उसमें 1162 की वेल्थ स्टेटमेंट होगी, उस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज खुल जाएगा। इस पर पीरियड का बटन दबाएंगे। लेकिन ये जो तरीका है अब आपको टैक्स ईयर 2019 के बाद इसलिए नहीं करना पड़ता कि जब आप अपनी सैलरी रिटर्न या नॉर्मल रिटर्न जिसकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती हैं, या फिर कुछ स्पेशल रिटर्न्स हैं, वो आप ओपन करते हैं, और तो उसमें वेल्थ स्टेटमेंट जो है साथ में अटैच्ड होता है, ठीक है जी। तो इसीलिए ये स्टेप आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इस तरह ज़रूर है, और ये आपको पता है कि बीच में थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रक्शन भी आती है। तो इसके बाद हम जो है देखेंगे कि क्या किस कॉस्ट पे या किस वैल्यू पे हमने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को एंटर करना है, और आया उस वक्त कोई कैपिटल गेन होता है नहीं होता। अच्छा जी, तो अभी हम वेल्थ स्टेटमेंट ओपन करें। ये सेकंड जो तरीका बताया जा रहा है ये आपको शायद करना पड़े इस वीडियो के बाद भी, कि डिक्लेरेशन के मेन्यू में जाए, और जो थर्ड कॉलम है डिक्लेरेशन का उसमें रिवाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं, यानी अगर आपने नॉर्मल रिटर्न रिवाइज़ करनी है, सैलरी की रिटर्न रिवाइज़ करनी है, तो थर्ड कॉलम में आएंगे और वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह करके दोबारा ओपन हो जाएगा। और ये यहाँ 1163 होगा, यानी 1162 के बजाय सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 116 के बजाय सब सेक्शन 3 जो रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट से डील करता है वो होगा। फिर पीरियड का बटन दबाएंगे, फिर जौन सा साल भी आपने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा तो आप वो एंटर करेंगे, और वो ईयर एंटर करने के बाद जो है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। जिसको आपने रिवाइज करना है प्रीवियस फिगर्स के साथ वो ओपन हो जाएगा। इस तरह करके ये ओपन हो गई है। इसमें टैक्स ईयर वगैरह आ रहा होगा, ये सारे हेड्स ऑफ अकाउंट है जिसमें वेल्थ स्टेटमेंट लास्ट में है, वेल्थ स्टेटमेंट इसी के साथ और ये वो सिनेरियो है जहां आप अपनी नॉर्मल रिटर्न या सैलरी रिटर्न फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं। अगर आप सेकंड टाइम अपनी रिवाइज नॉर्मल रिटर्न या सैलरी रिटर्न या स्पेशल रिटर्न ओपन करेंगे तो फिर यहाँ वेल्थ स्टेटमेंट नहीं होगा। आपको इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करके वो 1163 वाला प्रोसेस करना होगा। आगे चलते हैं जी। फिर आप वेल्थ स्टेटमेंट पे आएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एसेट्स पे क्लिक करेंगे। उसमें हम बात कर रहे हैं इस वक्त कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और वो भी
नॉन बिजनेस पे, जिसको हम पार्ट 1 वीडियो में यानी टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पर अगर आप चले जाएं तो 2-3 वीडियो पीछे आपको मिल जाएगी, और उसका टॉपिक भी यही होगा कि हाउ टू एंटर प्रॉपर्टी इन वेल्थ स्टेटमेंट। आज जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर ली थी। इनहेरिटेंस में हम इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम जो रूल्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, जिनमें अगर कोई चेंजेस आया है टैक्स ईयर 2024 के लिए यानी फाइनेंस बिल 2023 में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आप जिस टैक्स ईयर में इनहेरिट करेंगे तो वेल्थ स्टेटमेंट में किस वैल्यू पे आपने एंटर करनी है, और हम ये बात भी करेंगे कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी को कैसे एंटर करना है। फोकस हमारा जो है वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी पे है, और मैंने आपको बताया था सेक्शन 75 ऑनवर्ड्स इन सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। बेसिकली टॉपिक का जो चैप्टर है, पार्ट है, वो है एसेट से रिलेटेड, और पहले वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्पोजल एंड एक्विजिशन की बात कर रहा है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी जब आप सेल करते हैं और परचेज करते हैं। अब एक और सिनेरियो है, द ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय सक्सेशन और अंडर अ विल शेल बी ट्रीटेड एज डिस्पोजल ऑफ ए एसेट बाय द डिसीज्ड एट द टाइम द एसेट इज ट्रांसमिटेड। इसका मतलब ये है कि एक तो, और इसमें मैं अपॉलॉजी के साथ, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ बात हो रही है कि अगर आप के पेरेंट्स हैं और उनसे आपको इनहेरिटेंस मिल रही है, तो या तो उनके डेथ के टाइम पर जो है आपको ये इनहेरिटेंस मिलेगी, या वो अपनी ही लाइफ में एक विल लिखेंगे, यानी कि वरासत लिखेंगे कि जी ये चीज़ जो है मेरे बच्चों को या बच्चे को मिलनी चाहिए। तो बेसिकली उस टाइम पे वो एसेट उनकी ओनरशिप से निकल जाएगा और आपके पास आ जाएगा। अब ये टाइम क्या है, इसको अगर आप लीगली देखें तो बेसिकली अगर एक तो गवर्नमेंट ने कवानीन बनाए हैं कि अगर आपके नादरा में डेटा, फैमिली ट्री और सब लोगों का करेक्ट है, तो अदालत जाने के बजाय आप नादरा जाके उनसे अपने जो सेक्ट है उसके मुताबिक जो है, जो इनहेरिटेंस लॉज हैं उसके मुताबिक आप उनसे जाके वो ले सकते हैं कि अब मेरा हिस्सा कितना है, या पूरी फैमिली में हर एक पर्सन का कितना हिस्सा है। तो वो आपको प्रिंट आउट दे देंगे, बशर्ते कि आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का सबका डेटा वहाँ अप टू डेट हो। और फिर ऑब्वियसली डेथ सर्टिफिकेट भी आप जो है वो नादरा में रजिस्टर नादरा से ही इशू करवाते हैं, जो इनिशली हॉस्पिटल से इशू होता है, गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है जी। तो ये वो टाइम होता है जब आप इशू, और इसके अलावा अगर आपके कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा एसेट्स हैं, वैल्यूएशन करनी है, डिस्प्यूट है एसेट्स पे, तो फिर कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करती है जिसमें वो परसेंटेज भी लिखती है। तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स के एक ही चाइल्ड हैं ताकि वैल्यू हम ईज़िली कर सकें। तो इन द केस ऑफ जो है विद अपॉलॉजीज, इन द केस कि आपके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या फादर की डेथ हो जाती है, तो उनके डेथ सर्टिफिकेट के बाद जो है नादरा से या सक्सेशन सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है तो वो डेट होती है नादरा के सर्टिफिकेट की या सक्सेशन सर्टिफिकेट की जिस पे वो एसेट अब आपका हो गया है। अब आपने उसको किस वैल्यू पे लिखना है, तो बेसिकली उसको जो है ना आपने जिस वैल्यू पे लिखना है उसका रूल दिया हुआ है। उस रूल को देखने से पहले हम एक छोटी सी और बात देखते हैं कि अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग एक्वायर्ड एन एसेट एट द टाइम द पर्सन बिगिंस टू ओन द एसेट, इंक्लूडिंग एट द टाइम द पर्सन इज ग्रांटेड एनी राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सक्सेशन के हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ, और वो लोग जो इंस्टॉलमेंट पे जो है प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, ख़ास तौर पे लैंड, बिल्डिंग वगैरह, वो जो है जब उनकी ओनरशिप या तो आउटराइट पेमेंट करके वो जो है उसको ख़रीद सकते हैं, या फिर जो है क्या कहते हैं जब उनको राइट मिल जाएगा कि वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें, उस टाइम से ओनरशिप काउंट होती है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सेल करते हुए भी टैक्स डिडक्ट होगा, और पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करते भी टैक्स डिडक्ट होगा,
इस साल जो बजट है यानी कि जो फाइनेंस बिल 2023 है उसमें एक एक्सेप्शन आ रही है कि सेक्शन 236 के जो बायर के लिए है कि जब बायर ख़रीदेगा प्रॉपर्टी तो उससे टैक्स डिडक्ट होगा, लेकिन अगर उसके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी का आईडी कार्ड है या उसके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है पीओसी, तो वो जो है ये दिखा के उस टैक्स डिडक्शन को रोक सकता है। इससे बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट लोग हैं उनको अक्सर नोटिस इस तरह आ जाता है कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न तो गई होती है जो शायद नील होती है, या उसमें कोई इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है, उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है लेकिन उनको नोटिस आ जाता है 122(5) का, 122(5)(a) का या 176 का कि ये आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की, जबकि आपसे तो टैक्स डिडक्ट हुआ है एट द टाइम ऑफ परचेज, तो आपने अपनी सोर्स डिक्लेयर नहीं की। तो फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, और फिर अक्सर जो जिन कमिश्नर्स को जल्दी होती है रिकवरी की, वो फिर टैक्स उसके बेसिस पर 111 सेक्शन में अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। अब उसको भी फाइनेंस बिल में उसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है कि आप $1,00,000 तक ला सकते हैं या $1,00,000 तक आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी $1,00,000 के बराबर हो, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट ये अच्छा है कि अब वो टैक्स डिडक्शन नहीं होगी नॉन रेजिडेंट से, और उनसे फिर बाद में नोटिस भी नहीं आएगा जिसके लिए फिर उनको लीगल फ़ीस देनी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो ये जो बात है कि ओनरशिप कब होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप परचेज़ करेंगे तो आपसे टैक्स कटेगा, जब आप सेल करेंगे तो जो इंस्टॉलमेंट पे होते हैं उनकी इंस्टॉलमेंट में वो टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही उनको, एंड देन अगेन ये वीडियोस इंफॉर्मेशन के लिए हैं, आपके स्पेसिफिक फैक्ट्स के लिए आप टैक्स दोस्ती टीम जिसका नंबर नीचे दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, या अच्छे प्रोफेशनल से रब्ता करके एग्जैक्ट इसी सेक्शन की इंटरप्रिटेशन, ये हम सेक्शन 75 में है, ले सकते हैं। और बात हम करें कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की, लेकिन ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो उस हवाले से अगर इंस्टॉलमेंट पे है तो जब आपकी ओनरशिप, आपको ओनरशिप का राइट ग्रांट हो गया, जिसका मतलब है कि आप या तो उसको बेच सकते हैं या उस पर प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं या किसी किस्म का भी उसमें अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो उस टाइम से आपकी ओनरशिप स्टार्ट हुई। अनफॉर्चुनेटली इस फाइनेंस बिल 2023 में भी सेलिंग का टाइम अब रिमूव कर दिया गया, जिसका मतलब है कि जब भी आप सेल करेंगे, चाहे आप 15-20 साल बाद भी सेल करें, तो आपसे डिडक्शन होगी, डिडक्शन टैक्स की होगी, लेकिन होल्डिंग पीरियड अभी भी है। यानी अगर आपके पास प्लॉट है तो 8 साल बाद उस पर कैपिटल गेन ज़ीरो हो जाएगा, अगर फ्लैट है तो उस पर 4 साल बाद, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी, इस तरह के रूल्स और उन पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो ये सब चीज़ें तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी की टैक्सेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखें तो ईजी होता है। इधर से आगे चलते हैं तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काइंडली टैक्स ईयर 2020 ऑनवर्ड्स, यानी ये जो सेक्शन है ये 2019 फाइनेंस एक्ट में आया था, जिस तरह फाइनेंस बिल 2023 है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, या अगर कोई गाड़ी या कोई और एसेट है उसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो आप क्रॉस चेक से ख़रीदेंगे और बैंकिंग चैनल से ख़रीदना, यानी बैंकिंग चैनल से उसकी पेमेंट करना ज़रूरी है। और अब जो कुछ अरसे के लिए 1-2 साल के लिए लोग कर रहे थे कि बैंक से पैसे निकाल रहे थे, ख़ास तौर पे जो नॉन फाइलर्स थे, और उनसे 0.6% नहीं कट रहा था, वो दोबारा री इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अब अगर आप कैश भी निकालेंगे 1-1 लाख के हिसाब से, 50,000 के हिसाब से हर रोज़, तो आपसे डिडक्शन होगी। तो वो डिडक्शन भी बाद में क्वेरी का बाइस बनेगी कि क्यों आप इतना पैसा निकाल रहे थे। तो एक तो कोशिश करें कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो ख़रीदें, ये सिर्फ सेलर के लिए है, ये बायर के लिए जो है वो ये बात हो रही है कि अगर आप जो है परचेज़ कर रहे हैं, ये बायर के लिए बात हो रही है। और ज़ाहिर बात है जब बायर पेमेंट करेगा क्रॉस चेक के थ्रू, तो सेलर भी, क्रॉस चेक का मतलब होता है उस सेलर के नाम पे जिसके नाम जो आपको प्रॉपर्टी भेजा, तो उसका वो भी ऑटोमेटिकली बैंकिंग चैनल में आ जाए। वरना तो जब आप इसको सेल करेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो इसकी कॉस्ट जो होगी, जो सपोज़ करें आपने 1 करोड़ का ख़रीदा और 1 करोड़ 20 लाख का बेचा, तो फिर कैपिटल गेन ऐसे नहीं कैलकुलेट होगा।
कॉस्ट जो हो ना उसकी ज़ीरो कंसिडर की जाएगी अगर आपने अदर देन बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदी है आफ्टर 2020, यानी 2020, 21, 22, 23, अब 23 भी ख़त्म होने लगा है, टैक्स 24 अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं और फिर कैपिटल गेन आपका इस तरह होगा कि 1,20,00,000 पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट जो है वो द सच अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 76। ठीक है जी, यहाँ पे बताया गया कि कॉस्ट से क्या मुराद है, जो उसने परचेज करने के लिए पे किया, तो आपको कॉस्ट बिल्कुल आपकी ज़ीरो कंसिडर की जाएगी। अब हम इस बात पर आते हैं कि अगर एक्विजिशन हो रही है तो किस वैल्यू पर होगी। ठीक है ना जी, तो यहाँ मुख्तलिफ रूल्स हैं, ये हर एक सेक्शन जो है इंश्योरेंस के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कवर करेंगे, या आप यूट्यूब में कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है, आपकी प्रॉपर्टी बाय फायर जल गई थी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उस हवाले से यहाँ पे सेक्शन 79 है। सेक्शन 79 में वो कहता है कि अगर for the purpose of this ordinance and subject to subsection 2, no gain or loss shall be taken to arise on the disposal of an asset by reason of, और हम सिर्फ एक ही सिनेरियो देख रहे हैं ताकि जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप कंसल्टेंट हैं या टैक्स पेयर हैं, आपको समझ आ जाए कि बाय रीज़न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एसेट टू एन एग्जीक्यूटर और टू द बेनिफिशरी ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन। तो बेसिकली जो है ना ये कह रहा है कि जब इनहेरिटेंस की आपको प्रॉपर्टी मिलेगी क्योंकि आपके फादर की या मदर की या दोनों की डेथ हुई है, तो उस सिनेरियो में सब सेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई वेयर द पर्सन एक्वायरिंग द एसेट इज़ ए नॉन रेजिडेंट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ये सिर्फ आपको बताना था कि ये सेक्शन जो है वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल रूल है, यानी कि ये अप्लाई नहीं होगा। रेजिडेंट पर्सन के लिए ये कुछ ऐसा, क्योंकि देखें नॉन रेजिडेंट ने तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल ही नहीं करनी ना, तो उसको जो है इस बेनिफिट का ज़रूरत ही नहीं है कि वो, चूँकि उसने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी और ना ही उसने वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू लिखनी है, बेशक उसको इनहेरिटेंस में मिल रही हो और प्रॉपर्टी से मुराद उसमें कैश वगैरह भी होता है, लेकिन आज हम सिर्फ नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वो कर रहे हैं फोकस। तो रूल कहता है कि वेयर क्लॉज ए बी सी, तो यहाँ हमने बात की है बी की और हम सी पे भी आएंगे, गिफ्ट पे, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो भी हमारी है। तो बी सी पे जो है बेसिकली अगर ये अप्लाई होता है बी के केस में, यानी आपको इनहेरिटेंस में मिल रही है, द पर्सन एक्वायरिंग द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज एक्वायरिंग एन एसेट ऑफ द सेम कैरेक्टर, यानी अगर आपको प्लॉट मिला तो वो प्लॉट ही आपके लिए कंसिडर होगा, अगर आपको कमर्शियल प्लाजा मिला है तो वो होगा, अगर इंडस्ट्रियल यूनिट मिला है तो वो होगा। इसीलिए नॉन बिजनेस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके फादर का हो, उनका बिजनेस हो, आपके बिजनेस में कोई ना शेयर हो, ना शेयर होल्डर हो, ना आप डायरेक्टर हो, लेकिन अचानक उनकी डेथ की वजह से आपको मिल गया, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो वेल्थ स्टेटमेंट में जाएगा, ना कि वो इनकम टैक्स रिटर्न में बिजनेस की बैलेंस शीट या बिजनेस वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। इंडस्ट्रियल यूनिट भी आपके, अच्छा किस वैल्यू पे जाएगा वो अगला। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे, जो आज का टॉपिक है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है किस वैल्यू पर एंटर करनी, और उसके अंदर कुछ वेरिएशंस और कुछ और सवालों का भी जवाब देते हुए हम आखिर में पहुंच गए हैं, और इस वक्त हम हैं सेक्शन 79 के सब सेक्शन 3 में और उसके सब क्लॉज बी में। तो जब आपको वो प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उसकी कॉस्ट इक्वल होगी उस कॉस्ट की फॉर द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो जो आपको जब मिल रही है और उसकी तरफ से डिस्पोज ऑफ हो रही है, तो जिस कॉस्ट पर आपके फादर ने परचेज़ की थी उसी कॉस्ट पर आपको भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एक तो उनको कोई कैपिटल गेन या लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने देखिए ना 10 लाख की प्रॉपर्टी ली है और वही आपके क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है, आपको उनसे मिल रही है, तो 10 लाख की है, तो आपकी जो है उनके 10 लाख की प्रॉपर्टी
10 लाख में ही आगे ट्रांसफ़र हुई है, तो ज़ीरो कैपिटल गेन हुआ है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और हो सकता है होल्डिंग पीरियड से बहुत आगे की बात हो, लेकिन फिर भी जो है उस पर कोई किसी केस में भी वो उसी एक्वायरिंग द एसेट फॉर अ कॉस्ट, यानी आपकी कॉस्ट होगी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द पर्सन जो है जो उसके लिए कॉस्ट थी। अब कॉस्ट से मुराद है कि जो उन्होंने इनिशियली प्राइस पे की थी और उस पर स्टैम्प ड्यूटी में भी टैक्स भी दिया हो, उसको कंस्ट्रक्ट किया हो, और डिपेंडिंग कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या सिर्फ प्लॉट है, और उसके अलावा जो डेवलपमेंटल चार्जेस होते हैं वो सारा कुछ करके, तो उसी कॉस्ट पर आपको भी मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। ठीक है जी, तो ये कॉस्ट आ गई। अब उनका कैपिटल गेन तो नहीं हुआ क्योंकि उनके लिए तो ये लास्ट टैक्स रिटर्न है जिनके आपने जो है इसी वैल्यू पर एंटर कर देनी है। कॉस्ट पे 10 लगा। अब हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू हो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, तो फिर जो है आपने देखना है कि अब जब आप बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन होगा, और कैपिटल गेन भी हो सकता है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है, लेकिन मेनली प्रॉपर्टी, मेन मूवेबल प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने भी पहले ख़रीदी थी किसी वैल्यू पे। तो ज़ीरो वैल्यू से लिखने से बेहतर है, यानी बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट्स ये करते हैं कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ज़ीरो लिखते हैं। उसकी भी रीज़न मैं बताता हूँ कि वो ज़ीरो क्यों लिखते हैं। तो ज़ीरो लिखने से बेहतर है कि वो जो कॉस्ट आपके पेरेंट्स को या गिफ्ट के केस में जो है आपको उनकी जो कॉस्ट थी वही कॉस्ट आप एंटर करेंगे। अच्छा, कंसल्टेंट ज़ीरो इसलिए लिखते हैं कि अगर सपोज़ करें कि आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम कम है और आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है 10 लाख की, या हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, फादर ने 50 लाख की ली थी, 1 करोड़ की ली थी, तो आपके तो इतने सोर्सेज ऑफ इनकम ही नहीं है वेल्थ स्टेटमेंट में रिकन्सिलिएशन के पेज पर। तो बेसिकली जो गलती वो कर रहे हैं ज़्यादातर कंसल्टेंट वो ये है कि रिकन्सिलिएशन में इनहेरिटेंस का खाना अलग बना हुआ और आपने वहाँ पे वो वैल्यू लिखनी होती है। सपोज़ करें तो वो बैलेंस हो जाएगी। सपोज़ करें कि हम 25 लाख की कॉस्ट है जिस पे फादर ने, फाइनल कॉस्ट है जिस पे उनको वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिली थी। अब आप जो है क्या कहते हैं, आपको मिल रही है, तो जो उनकी कॉस्ट थी वही आपकी कॉस्ट होगी 25 लाख। अब जो है 25 लाख जब आप एंटर करेंगे, सपोज़ करें आप सैलरीड पर्सन है, आपकी सिर्फ 8-9 लाख रुपए इनकम है और कोई इनकम ही नहीं है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो ज़रूरत बैलेंस करने की नहीं है। 25 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो 25 लाख इनहेरिटेंस के खाने में एंटर करने से हो जाएगी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से भी इस तरह की ट्रीटमेंट होती है, तो वो इसलिए नॉर्मली ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि शायद लॉयर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स नहीं होते, या अकाउंटेंट्स होते हैं लॉ नहीं समझते। तो अब आपने ये सेक्शन डिटेल में देख लिया है। आई होप कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा, और होपफुली हम अब नेक्स्ट सेक्शन बिजनेस कैपिटल या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो भी आप चाहते हैं कि उस पर बात करें। इस साल का जो टैक्स फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस बिल 2023 है, उसमें रिलेटिव की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे, जो डेफिनेटली यहाँ भी इस सेक्शन को भी अफेक्ट करेगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ये जो सब क्लॉज सी है जो सेक्शन 85(5) का रेफरेंस दे रहा है, तो उस हवाले से तो या तो उन्होंने एक्सपैंड किए या रिड्यूस किया, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन इस तरीके से छोटी छोटी अमेंडमेंट से बहुत सारी आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आपकी टैक्सेशन है, आपकी एग्जेम्पशन है, उस पर फ़र्क पड़ता है। आप देख रहे थे जो है हाउ टू एंटर वेल्थ स्टेटमेंट में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। याद रखिए कि नॉन रेजिडेंट्स को इसीलिए इस चीज़ से एप्लीकेबल नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल ही नहीं करनी। तो जब उनको इनहेरिटेंस में मिलती है, वो सब्सिक्वेंटली जब बनेंगे रेजिडेंट, तो डेफिनेटली फिर ये रूल्स अप्लाई होंगे उन पे, और उनको डॉक्यूमेंटेशन, सक्सेशन सर्टिफिकेट हो गया और हो गया, उसको ख्याल से रखने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली ये वीडियोस आपकी जनरल नॉलेज के लिए, स्पेसिफिक फैक्ट्स, ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग जो लैंड की हमने बात की थी या प्रॉपर्टी जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं, जिसमें टैक्स भी आपसे इंस्टॉलमेंट पे कटता है, इंटरेस्ट भी शामिल है, तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसको किस वैल्यू पे आपने एंटर करना है, और उसका कौन सा कितना पोर्शन एज लाइबिलिटी एंटर करना है, उसको आपने कॉस्ट पे
एंटर करना है और उसकी लाइबिलिटी साथ साथ शो करनी है, ये सब चीज़ें भी हम बात करेंगे जैसे हम वेल्थ स्टेटमेंट के आइटम्स देखते जाते हैं। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। थैंक यू वेरी मच।